नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे। सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगे आपके काम के, आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जहां तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुविधाओं का लाभ लोगों को कैसे मिले, इसके लिए पीपीपी से योजनाओं को जोड़ने के लिए सभी विभागों से चर्चा की गई। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। चंडीगढ़ में सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि CRID की ओर से परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जहां सुविधाओं का लाभ लोगों को मिले और इसके लिए पीपीपी से योजनाओं को जोड़ने के लिए सभी विभागों से चर्चा की गई, जिसकी जानकारी बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा अधिवेशन में परिवार पहचान पत्र को लेकर डेटा सुरक्षा एक्ट पास किया गया था, जिसे 6 सितंबर को राज्यपाल के अनुमोदन के बाद नोटिफाई किया गया है, जो अब प्रदेश में कानूनी तौर पर लागू होना शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 1 नवंबर के बाद सीधा सिटीजन डिलीवरी सिस्टम में पहुंच जाएंगे। पहचान अथॉरिटी एक्ट पारित हो गया था, वो 6 सितंबर को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है और अभी उसकी कमेंसमेंट भी नोटिफिकेशन अगले 1-2 दिन में हो जाएगी। यानी वो एक्ट है वो प्रदेश में लागू होना शुरू हो जाएगा। उससे अगले कदम पे ये चाहते हैं कि परिवार पहचान पत्र की जो सुविधाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे, तो उसके लिए जो सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी सर्विसेज हैं, उन सबको पीपीपी के साथ जोड़ने के लिए हर विभाग से और हर विभाग अध्यक्ष से आज विचार विमर्श किया गया था, जिससे सारे जो सर्विसेज हैं, जो स्कीम्स हैं, जो सब्सिडी हैं, वो सीधे आम जन तक पहुंच जाएं और उनको सरकारी दफ्तरों पर चक्कर ना काटना पड़े। तो ये 1 नवंबर की ये इंटीग्रेशन के लिए डेडलाइन रख ली गई है। 1 नवंबर के बाद हम प्रोएक्टिव मोड यानी सीधे सिटीजन डिलीवरी सिस्टम पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल 140 सेवाएं ऑफलाइन कर दी गई है, इन्हें भी जल्द परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। इसको बदलते हुए सीधा सरकार लोगों तक पहुंचेगी और योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। अभी तक जो सरकारी सर्विसेज हैं उसमें से तकरीबन 140 ऐसे सर्विसेज हैं जो ऑफलाइन मोड में दी जाती है, तो उसका भी ऑनलाइन मोड में लाके पीपीपी के साथ जोड़ के और सरकारी का परिभाषा यानी सरकारी सुविधाओं की परिभाषा जहां लोग अप्लाई करते सर्विस के, उसको बदलते हुए सीधे सरकार लोगों के पास जाएगी कि आप इस सर्विस के लिए एलिजिबल हो, इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उनकी कंसेंट मिल गई तो उसकी सुविधा उनको मिल जाएगी। यानी गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही पूरी प्रयास रही है कि हम सरकार के तरफ से लोगों पे पहुंचे, ना कि लोग सरकार के पास आए। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को भी पीपीपी से जोड़ा जाएगा और कम आय वाले 1 लाख परिवार की आय को बढ़ाया जाएगा। सर्वे का काम जारी है, विभागों की ड्यूटी लगा दी गई है। 2 महीने में सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी पीछे 2 सर्विसेज जो स्कीम्स है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, जो अभी तक पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हुई है, वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना।
उन दोनों को भी इसी माध्यम से जोड़ते हुए अब इस साल पे जो बजट में घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा कि 2 लाख यानी जिसमें 1 लाख परिवारों का जो निम्न स्तर के आय के वर्ग के परिवार हैं उनको हम किस तरह सुविधा देके उनकी आय बढ़ा सकें, उसकी प्रक्रिया में तेजी लाके उसको पूरी तरह जोड़ते हुए आगे चलाने की बात है। उम्मीद यही है कि उनकी सर्वे चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल डेटा वेरिफिकेशन का काम जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ अपात्र व्यक्ति भी फायदा उठा रहे हैं और कुछ पात्र व्यक्ति को फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अभी तक इस एरिया में ज्यादा पुश नहीं की गई थी क्योंकि एक बार डेटा की हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करा लें ताकि ये ना हो कि किसी को असुविधा भी हो। लेकिन जो प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ लग रहा है कि कुछ अपात्र व्यक्ति भी कुछ स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं और कुछ पात्र व्यक्ति इससे वांछित रह रहे हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए जब ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो साथ साथ पात्र व्यक्ति को उसको अपनी फायदा मिलेगा। तो वहीं सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि पीपीपी योजना में डेटा सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है जिसमें 3 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर्त रिपोर्ट। वहीं आंदोलन की वजह से बंद रास्ता खोलने को लेकर चंडीगढ़ में बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जहां गृहमंत्री अनिल विज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गृहमंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए यह बैठक हुई है जिसमें गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय हाई पावर कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में डीजीपी, एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर और कई अन्य अधिकारी शामिल होंगे। ये कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खोले जाने को लेकर बातचीत करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। अभी वो नोटिस आया, अभी उसको देख रहे हैं। कमेटी में डीजीपी भी होंगे और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी होंगे और कुछ और लोग भी हैं। नहीं, अभी हम उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद क्या बात होती है फिर आगे देखेंगे। वहीं चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर से जनता टीवी ने खास बातचीत की है, जहां शिक्षा मंत्री ने बताया है कि हरियाणा में जल्द पहली से लेकर तीसरी कक्षा के स्कूल खोले जा सकते हैं, जिसको लेकर विचार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद चौथी क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं और पहली क्लास से लेकर तीसरी को लेकर क्या तैयारी है और इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। सर, पहली क्लास से लेकर तीसरी के स्कूल खोलने पर क्या विचार कर रहे हैं? नहीं, उस पर विचार कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर जिस प्रकार से हमारे स्कूल ठीक से चल रहे हैं, अगर ये इसी प्रकार से चलते हैं तो जल्दी हम उसका निर्णय ले सकते हैं। तो हम विचार कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर से हम विचार कर रहे हैं इस पे। अगर स्थिति सामान्य रहती तो निर्णय लिया जा सकता है। जी, तो अगर आप स्कूल खोलते हैं सर तो किस महीने से या यूं कहीं कब तक इसके ऊपर आप आगे बढ़ेंगे? आप चर्चा फिलहाल कर रहे हैं, फाइनल फैसला कब तक लेंगे? नहीं, अभी 1-2 दिन में ही फैसला कर लेंगे, इसमें कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। हमारा विचार विमर्श चल रहा है इस पे, जल्दी हम इस पे फैसला ले सकते हैं। तो चौथी क्लास से 12वीं क्लास के जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं सर, उनको पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या रिपोर्ट है सर? नहीं, ठीक है, अभी तक कोई इस प्रकार का कोई ऐसा इंसिडेंट अभी तक हमारे सामने कोई नहीं आया। हाँ, बच्चों की संख्या के मामले में जो है तो अभी जो चौथी से 5वीं में 25% से ज्यादा बच्चे हमारे पास है रहे, दूसरे हमारे पास 50% से ज्यादा बच्चे रहे। लेकिन उसमें मैंने छूट भी तो दी है कि भाई जो अभिभावक अगर सेटिस्फाई हैं तो वो भेज सकते हैं, अगर कोई नहीं भेजना चाहता तो वो ऑनलाइन भी बच्चों को शिक्षा दे सकता है। तो वो दोनों ऑप्शन है अभिभावकों पे, जो उनको पसंद आता है वो कर सकते हैं। तो ऐसे में 100% संख्या की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि 100% बच्चे आएंगे, लेकिन अच्छी है संख्या, ठीक है।
सर एक इसके अलावा एक मुद्दा हाल ही में चर्चा में है, विपक्ष के नेता जो है वो भी इस मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जेबीटी के लिए जो सरकारी जो कॉलेज थे वो बंद कर दिए, प्राइवेट कॉलेजों में भी डिग्री बंद कर दी डीएड की, क्या वजह है सर इसके पीछे? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है ना जी, उसमें जेबीटी की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने कहा था कि जिन बच्चों ने जेबीटी की हुई है तो हम उस पर विचार कर रहे हैं कि उनका कोई ना कोई इस प्रकार का एक कोर्स करने के बाद ताकि उनकी वैलिडिटी बढ़ जाए और जो भी है जिस प्रकार की जरूरत नई शिक्षा नीति में उस प्रकार की उनकी बन जाए ताकि उनको रोजगार दिया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए हम जेबीटी करते हैं, अब पिछले 8 साल से अभी तक जेबीटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और आने वाले टाइम में अब भी हमारे पास 2260 जो है आज भी जेबीटी हमारे पास सरप्लस है। तो ऐसे में अगर हम जेबीटी का कोर्स चालू रखेंगे तो मैं समझता हूँ बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो इसके लिए हमने बंद किया कि अभी जरूरत नहीं है और नई शिक्षा नीति के अनुरूप हम विचार कर रहे हैं कि उसके हिसाब से हम कुछ नया शुरू करें। तो सर ये कहते हैं जेबीटी जो पात्रता पास टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि हरियाणा में सरप्लस पद है नहीं बल्कि जरूरत है, अभी एडमिशन बढ़ गए हैं और तमाम उनके अलग अलग तरह के तर्क हैं कि इसके पीछे कि जेबीटी के तो टीचर्स की जरूरत है लेकिन सरकार भर्ती नहीं करना चाहती। नहीं, अभी तो हमारे पास देखिए सरप्लस है टीचर, लेकिन ये बात सही है कि अब की बार काफी बच्चों ने हमारे पास एडमिशन लिया तो रेसलेशन करने के बाद अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर से फिर भर्ती करेंगे। जी सर, राजनीतिक मुद्दे पर बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि किसानों को यहाँ पंजाब में धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई केंद्र सरकार से है, हरियाणा जाएं, दिल्ली जाएं, वहां जाकर प्रदर्शन करें, पंजाब की आर्थिक अर्थव्यवस्था को खराब ना करें। कैसे देखते हैं सर इस बयान को? देखिए, अब हरियाणा भी केंद्र सरकार नहीं है तो उनका ये कहना आगे जाके धरना हरियाणा में दो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है उनकी। उन्होंने इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए और जो उन्होंने कहा है तो उससे जो बात पहले शंका जाहिर की जा रही कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है तो वो सिद्ध भी होती जा रही है। क्योंकि अगर व्यवहार को भी देखो आप, चाहे तुलना करो, अगर हरियाणा के साथ आप पंजाब की तुलना करो या हरियाणा के साथ आप राजस्थान की तुलना करो तो निश्चित तौर से किसान के फेवर में हरियाणा ने बहुत ज्यादा कर रखा है। पंजाब तो कहीं है ही नहीं हमारे मुकाबले में, ना राजस्थान हमारे मुकाबले में। चाहे फसलें खरीदने की बात है, चाहे लोगों के कर्ज माफ करने की बात है, चाहे दूसरे और कोई भी है, तो हर जगह किसान को ज्यादा फैसिलिटी जो है हरियाणा में दी गई है। तो जरूरत तो वहां है जहाँ किसान के साथ बेइंसाफी रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना कि हरियाणा में जाके करो तो जहाँ पहले सब ज्यादा मिल रही चीजें और इंसाफ हो रहा किसान के साथ तो वहाँ जरूरत नहीं है। तो उसकी आलोचना भी हुई है और मैं भी उसकी आलोचना करता हूँ कि जो उन्होंने बयान दिया वो ठीक नहीं है। पहले पंजाब के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे सुनील जाखड़, बाद में उनकी जगह पर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया। तब उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब की सूझबूझ और समझदारी थी कि यहाँ बैठाने की बजाय उनको आगे किसानों को भेज दिया। अब पंजाब के मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि उधर चले जाइए, तो ये मंशा क्या देखते हैं? चूंकि आप तो पहले से आरोप लगाते थे कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश है। हाँ, बस वो हमारे लिए शब्द अगर हम हैं, क्योंकि हम तो उसको साजिश ही कहेंगे, उसको समझदारी कहेंगे, वो तो दोनों का फर्क है ना जी। अब हमारे खिलाफ हो जाए तो हम तो साजिश कहेंगे ना जी, उनके पक्ष में रहा वो उसको समझदारी कहेंगे। तो उनकी समझदारी है लेकिन हमारे खिलाफ वो साजिश है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो है वो आज हरियाणा सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक भी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, उद्योग धंधे ठप हो गए हैं, कोई सरकार समाधान निकाले, तो आप क्या देखते हैं सर इसमें? देखिए, हम तो पहले से ये बात कहते रहे कि अगर कोई भी किसी के कारण किसी के आने जाने में भी दिक्कत आती है या किसी का बिजनेस प्रभावित होता है या किसान भी प्रभावित होता है, मान लीजिए सब्जी खेती करने वाला भी प्रभावित हो रहा, तो ये सारे लोग प्रभावित हो। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे लोगों को नुकसान हो। आपने अगर करना तो हमने जगह भी निश्चित कर दी थी कि आप वहां बैठिए, वहां अपना जो भी आपने करना, विरोध प्रदर्शन करना, जो भी करना वहां करिए, लेकिन बजाय उसके उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया उस पर ही आज मानवाधिकार आयोग ने भी उस पर ही संज्ञान लिया कि बिल्कुल गलत है। तो मैं समझता हूँ कि तो पहले से कहते रहे, तो आज उस बात को मानते उन्होंने अपना निर्णय जो है उस पर पुनर्विचार करके उन्हें वहां से अपना उठा लेना चाहिए और ऐसे स्थान पे कहीं भी जहाँ किसी को कोई समस्या ना वहाँ अपने बात कह सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। मंत्री जी, कांग्रेस के हरियाणा के जो नेता हैं, खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी सैलजा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके जब हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ, करनाल में ट्वीट हुए, सरकार को घेरा, ये कहा कि किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है हरियाणा की बीजेपी जेजेपी की सरकार। लेकिन पंजाब में मोगा में जब लाठीचार्ज होता है या पंजाब के मुख्यमंत्री जब कहते हैं किसान यहाँ ना बैठकर हरियाणा की तरफ जाएं, तो कांग्रेस के नेताओं का दोहरा मापदंड देखते हैं आप? नहीं, दोनों का दोहरा मापदंड है। कांग्रेस के नेताओं का भी दोहरा मापदंड है और जो आंदोलन करने वाले उनका भी दोहरा मापदंड है। अगर यहाँ
रोड जाम कर दिया और लाठीचार्ज उस वजह से करनी पड़ेगी सरकार को, जबकि सरकार ने जितना सहनशीलता का परिचय दिया वो आपके सामने है। लेकिन अगर वो मजबूरी में करना पड़ दिया गया तो हमें तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम दिए कि हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। और जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने भी एक जो सिख अधिकारी था उसका बाइकाट कर दिया और जिस प्रकार से उसे कहा कि भी तो कलंक है, तो वही लोग थे जो पंजाब में लाठीचार्ज करने पड़े, वही थे, और जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुई वो भी वही थे। लेकिन वहां के अधिकारी को तो किसी ने नहीं कहा ना कि वो कौम के नाम पे कोई कौम का गद्दार है या इस प्रकार की बात उनके लिए नहीं कहेगी, लेकिन हरियाणा में कहेगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसके पीछे क्या है। तो ये तो सारे राज खोलती हैं बातें। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि पहली क्लास से लेकर तीसरी क्लास के स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द इसके ऊपर फैसला लेंगे। फिलहाल विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसानों के आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आया है, उस बयान की भी कंवरपाल गुर्जर ने आलोचना की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। इस दौरान पदाधिकारियों ने स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर, मैट्रन के पदनाम को बदलने पर स्वास्थ्य मंत्री का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक अब केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अस्पतालों में कार्यरत सभी स्टाफ नर्स का पद बदलकर नर्सिंग ऑफिसर किया गया है और इसी तरह नर्सिंग सिस्टर का बदलकर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और मैट्रन का नाम बदलकर चीफ नर्सिंग ऑफिसर किया गया है। इस मौके पर नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता ने बताया कि उपरोक्त पदों के तहत फिलहाल लगभग 2200 कर्मचारियों को इन नए पदनामों से पुकारा जाएगा। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा महिला किसान यूनियन की प्रधान गुरमिंदर कंडेला ने जनता टीवी से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। इस दौरान गुरमिंदर कंडेला ने कहा है कि हरियाणा में महिलाएं किसानों को अपनी बात रखने का मौका मिले और इसीलिए महिला किसान यूनियन बनाई गई। गुरमिंदर कंडेला ने कहा है कि कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी को कोई किसी तरह की शंका है तो बैठक से हल निकाला जा सकता है। इस आंदोलन के बीच एक हरियाणा में महिला किसान यूनियन जो है वो अस्तित्व में आ चुकी है। मेरे साथ उस यूनियन से जुड़ी हुई जो गुरमिंदर कंडेला है वो मौजूद है। मैम, क्या यूनियन आपने बनाई है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सर, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब से खेती का जन्म हुआ खेती का जब से जन्म हुआ तो तब से सबसे ज्यादा काम खेती का महिलाएं करती हैं। और शुरू से लेकर के आज तक जब महिलाएं खेती का काम करती हैं तो क्यों ना महिलाओं को भी आगे लाया जाए। काम करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए तो महिलाएं हैं, लेकिन अगर कहीं कहते ना चेहरा दिखाने के लिए या कहीं चौधर करने के लिए वहां पे महिलाएं नहीं है। तो उन सबको देखते हुए महिलाओं के समस्याओं को उठाने के लिए यूनियन का गठन किया गया। सर, ये जो अभी देश में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हरियाणा में हम बैठे हैं, कंडेला गांव से आप हैं। कंडेला गांव तो अक्सर हर तरह की जो है वो चर्चा में रहा है। ये हरियाणा में महिलाओं को किसानों की यूनियन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? सर, ये जरूरत इसीलिए महसूस हुई, 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा भागीदारी है उसमें आंदोलन में। और जहां पर भी अगर कहीं जाम की बात आती है या कहीं कोई समस्या की बात आती है वहां सबसे पहले पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आती है आगे। लेकिन वो लड़ने के लिए तो आगे आ गई। और जब संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग की बात आती है वहां पे कहीं पे भी महिला की भूमिका नहीं है। तो ये बात ही मैं कहने वाला था कि संयुक्त किसान मोर्चा में जो प्रतिनिधि मंडल है पूरा, उसमें महिला किसान नेता तो कोई भी नहीं है। तो आपकी मांग क्या है? क्या इन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से कोई मांग है आपकी? जी हाँ, इन नेताओं से मेरी मांग है कि संयुक्त किसान मोर्चे की जो कमेटी है 40 सदस्य है, उस कमेटी में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि महिला भी महिलाओं से संबंधित जो समस्या है वो उठा सके। क्योंकि पुरुष तो ज्यादातर ताश खेलते हैं, खेत में काम तो महिला करती है, खेत से चारा ले आती है, कटाई बढ़ाई का काम, चुगाई का काम है सारा महिला करती है। तो सदस्य उसमें संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी में भी महिलाओं को लेना चाहिए ना। लेकिन किसानों का आंदोलन तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है और सीधा सीधा उनका एक ही मांग है कि हमें चाहिए नहीं। जब हमने मांगा नहीं तो हमें ये दे क्यों दिया जो कानून है, और उनकी मांग है कि इस कानून को रद्द करना चाहिए। आपकी जो यूनियन है उसकी क्या मांग है? सर देखिए, अगर उन्होंने कहीं पर ये कानून गलत लग रहा है
तो मेरी सरकार से भी मांग है और किसान नेताओं से भी मांग है कि उसको क्यों ना बैठ के सुलझाया जाए। अब ऐसे तो हमारे किसानों की भी बर्बादी है और जो आम जनता की है उसकी भी दुविधा हो रही है, तो इस समस्या को बैठ के सुलझाओ। ऐसे लड़ने से बॉर्डर से सरकार को क्या असर पड़ेगा? बॉर्डर से सरकार को कोई असर नहीं है। क्यों ना उसका ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सरकार को भी सुविधा और किसानों को भी। लेकिन बैठक तो बहुत सारी हुई, बहुत बार बैठकें हुई, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। देखिए, बैठकें तो चलती रहती हैं और चलनी भी चाहिए। बैठ के चलेंगी तभी जाकर के तो कभी ना कभी कोई समाधान निकलेगा। 10, 20, 30 बैठ के चलेंगी फिर समाधान निकल जाएगा। इससे ज्यादा क्या पता किसकी दिमाग में किस टाइम क्या सवाल या कोई क्या ऐसी बात आ जाए कि उससे आंदोलन भी निपट जाए और सरकार भी खुश और किसान भी खुश। लेकिन जो हरियाणा महिला किसान यूनियन आपने बनाई है उसके नाते आप क्या कहते हैं, ये तीनों का जो कानून है जिनको संयुक्त किसान मोर्चा काले कानून बताता है, इनको आप काले कानून मानते हैं? सर देखिए, काले तो नहीं है ये, क्योंकि काले इसलिए नहीं है जो हमारे को खुली मंडी की आज़ादी दी गई, हम अपनी फसल कहीं पे भी जाके बेच दें। आड़ती तो 2 चीज ले हुए हैं, एक गेहूं और एक जीरी, उन 2 ते सिवाय तीसरी लेंदा नहीं। नुको का मेरे दो रखो इसकी सुविधा। अब खुली मंडी में कहीं पे भी जाकर हम बेच तो देंगे। पहले तो सिर्फ 2 चीज थी, वो 2 एक के जगह बेच सके थे और कहीं बेच नहीं सके थे। तो जब ये 3 कानून बनाए हैं जो खुली मंडी की जो आज़ादी दी है, ये तो किसानों के लिए काबिल तारीफ है। जी, तो आप ये कहते हैं कि कानून जो है इनमें जो किसान संयुक्त मोर्चा कह रहा है उस तरह की कोई बात नहीं है, यानी आप इन कानूनों का समर्थन करती है, किसान के हित में ये कानून? जी हाँ, बिल्कुल हित में है किसान के, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई छोटी मोटी कमी भी है, देखो कमी तो एक बंदा में हुआ, मेरे में भी कमी है, किसी और में भी कमी है, तो उसको सुधार की अगर गुजारिश है उसमें सुधार किया जाए। अंतिम सवाल है, आपका जो महिला किसान यूनियन आपने बनाई है वो अब किस तरह से, मतलब अगर संयुक्त किसान मोर्चा में जगह नहीं मिलती तो आप अपना किस तरह से आगे इस यूनियन को बढ़ाएंगे? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की वो उनकी अपनी सभी सदस्यों की सोच है कि वो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं या नहीं, वो उनकी अपनी वो सोच है। लेकिन हम जो हमारे मुद्दे हैं महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, खेती के काम में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है, तो जब सबसे ज्यादा समस्या भी महिलाओं को है तो उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो किसी के भी खिलाफ है। जी, बहुत शुक्रिया, मैं बात करूंगा। ये हमारे साथ जो है वो हरियाणा की महिला किसान यूनियन जो नई अस्तित्व में आई है उनसे जुड़ी हुई गुरविंदर कंडेला हमारे साथी, जो कह रही हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा से मांग है कि वो अपने प्रतिनिधिमंडल में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करें और महिला को भी उसमें शामिल करें। इसके साथ ही वो कहती हैं कि जो कृषि कानून है ये काले नहीं है, कुछ इसमें किसान के हित की बात है। अगर कहीं कोई खामी है तो बैठकर उसके ऊपर बातचीत सरकार से की जा सकती है और बैठकर ही किसी मसले का समाधान हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल विजेता सिंहराज अधाना का अगला लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है और इस कड़ी में फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सिंहराज का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि टोक्यो ओलंपिक में फरीदाबाद के खिलाड़ियों ने ही 3 मेडल देश के नाम किए। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार की खेल नीति की भी प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस नीति के चलते आने वाले दिनों में देश में मेडल की झड़ी लग जाएगी। बड़ा खुशी की बात है कि मैं यहाँ विधायक के रूप में नहीं आया, परिवार के रूप में आया हूँ। मेरा इस परिवार से पिछले 25-30 सालों का संपर्क है। जब कोई अपने परिवार का बच्चा और एक साथ 2-2 मेडल जीत के आए तो आप समझ सकते हैं कितनी खुशी होगी। तो ये मेरे लिए निजी रूप से फरीदाबाद जिले के लिए, हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए बड़ा गौरव की बात है कि हमारे सिंहराज अधाना सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं। मैं उनके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ और निश्चित ही वो जो कमी रह गई है वो अगले जल्दी ही उसको पूरा करेंगे। उसमें परिवार में भी बहुत देश के प्रति लगन है और वो खुद बड़ा बिल्कुल फुल आदमी है, पावर दिमाग में रखता है कि अगली बार जब हम आएंगे तो गोल्ड मेडल जीतेंगे। यमुनानगर में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों को हरियाणा में आंदोलन करने वाले बयान पर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा है कि पंजाब के सीएम ने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है और ऐसे बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये संदेश देने का प्रयास किया, या मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ पंजाब के किसानों को प्रवोक करने का प्रयास किया कि आप जाकर हरियाणा में आंदोलन करें। हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश है, हम
सारे हरियाणा को हरियाणवी एक के नाते वहाँ का विकास कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के नाते सारे देश के किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा है। हम किसान की चिंता करते हैं, और यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही चिंता करता होता किसानों की इतनी ही चिंता है तो किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान करे। यदि उसको किसानों की इतनी ही चिंता है तो वहाँ के किसान को हरियाणा से ज़्यादा गन्ने का मूल्य दे। देश में सर्वाधिक मूल्य देने वाला प्रदेश हरियाणा प्रदेश है किसान को गन्ने का, तो किस मुंह से वो ये कहता है कि वहाँ जाकर आप आंदोलन करो। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, यहाँ की सरकार इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करेगी और उसकी हर बात का उत्तर उसी की भाषा में दिया जाएगा। वहीं हिसार से बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब देते हुए कहा है कि वो अपने बयान से किसानों को भड़का रहे हैं, जो सरासर गलत है। सरदार अमरिंदर सिंह जी ने जो ये कहा कि किसान भाइयों को कि वो पंजाब में हुड़दंग ना बचाएं और हरियाणा में जाकर हुड़दंग बचाएं, ये बड़ी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अशोभनीय बात है और ये शरेआम गुंडागर्दी वाली बात है कि आप किसान भाइयों को भड़का रहे हैं कि आप जाकर बदमाशी करो हरियाणा में। क्यों करो भाई? क्या आपने किसान को गन्ने का भाव दिया? क्या आपने 12 फसलों का जो ये MSP थी वो फिक्स की? क्या आपने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया? क्या आपने उनको 6,000 रुपये सम्मान राशि जो वार्षिक थी वो दी? क्या आप किसानों को हरियाणा जितना मुआवजा दे रहे हैं? आप कुछ भी तो नहीं कर रहे और बन रहे हैं किसान हितैषी और उनको ये कह रहे हैं कि आप जाकर हरियाणा में हुड़दंग करो। इस विरोध में हमने ये यहाँ पुतला फूंका है। वहीं रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का जो बयान है वो ठीक नहीं है और कांग्रेस का मकसद इससे साफ नजर आने लगा है कि कांग्रेस इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रही है। शुरू हुआ उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ये बार बार उसने कहा है कि कांग्रेस इसको स्पॉन्सर कर रही है, कांग्रेस का ये आंदोलन चलाया हुआ है, कांग्रेस पीछे से ही नहीं, कांग्रेस खुल करके भी। आज आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में कांग्रेस खुल करके आ गई है, पहले भी कांग्रेस खुल करके आई है कि देखिए किस तरह की बात की, किसानों को नसीहत दी है कैप्टन अमरिंदर ने कि वो भाई पंजाब की तरफ ना आए, वो दिल्ली जाएं, वो हरियाणा में जाएं, हरियाणा में बैठे वो दिल्ली का घेराव करें। कितना छोटी बात की, कितना देश को तोड़ने की बात की है एक ऐसे जिम्मेवार मुख्यमंत्री ने। तो मैं कहता हूँ तो बिल्कुल देशद्रोह की तरह से इन लोगों ने काम किया है और कांग्रेस का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस किस तरह से किसानों को नहीं देखना चाहती कि किसानों की आमदन बढ़े, किसानों की आमदन दुगनी हो बढ़े, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि किसान जितना कमजोर रहेगा उसके पीछे लगा रहेगा, उसकी तरफ देखता रहेगा। ये कांग्रेस की सोच। विधायक घनश्याम सर्राफ ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को गलत करार देते हुए कहा है कि उनके बयान से पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये पुतले का दहन किया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह का। उन्होंने अर्गनल अपना बयान दिया है कि ये आंदोलनकारी हरियाणा और दिल्ली में जाकर आंदोलन करे, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात भी है और इनको नीचा देखना पड़ेगा इस बात के लिए। और हमारी पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कैप्टन का विरोध कर रही है, क्योंकि वो 3 बार मुख्यमंत्री है अपने सूबे के और वे जो भी बात करते हैं वे अपने सूबे के लिए करें, न कि हरियाणा और दिल्ली। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।